गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो जितने भी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए सी, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इनकैप्सुलेशन के अंदर बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट्स, मेथड ओवरलोडिंग और भी इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मदद से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो कि सी सी जैसे लैंग्वेजेस में आती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं ये हम देख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है डेटा हाइडिंग की। मतलब कि कोई वेरिएबल या फंक्शन है जो कि हम चाहते हैं कि केवल कुछ ही फंक्शंस के अंदर उनका एक्सेस हो, तो वो हम सी में नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है जहाँ पर मैं किसी सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया है पाई टाइप का। तो अब मैं चाहता तो ये हूँ कि पाई का जो वैल्यू है वो एरिया मेथड और पेरीमीटर नाम का जो मेथड है सिर्फ यही एक्सेस कर सके। लेकिन चूंकि ये ग्लोबल है, इस कारण से यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये मेन मेथड द्वारा भी विजिबल है, यानी मेन मेथड इस पाई का यूज़ कर सकता है। जबकि होना क्या चाहिए था, ये जो पाई नाम का वेरिएबल है इस मेन मेथड से हाइड होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो है डेटा बाइंडिंग की। तो यहाँ पर डेटा क्या है, मान लीजिए आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टैक ले लेते हैं। उसमें आपने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, जैसे कि टॉप, जो कि टॉप लेवल पे कौन सा एलिमेंट रखा है उसकी जानकारी देता है। और कुछ मेथड्स क्रिएट किए हैं जैसे कि पॉप, पुश और पीक। तो ये तीनों मेथड जब आप सी प्रोग्राम में लिखते हैं तब वो ग्लोबल, उनका स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। और उसमें कुछ ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप ये बता सके कि ये तीनों मेथड सिर्फ स्टैक के लिए ही यूज़ होंगी। तो इसमें दूसरा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इसमें डेटा को आप या मेथड्स हैं जो आप किसी स्ट्रक्चर को बाइंड नहीं करा सकते। फिर देखते हैं हम लोग, एक और प्रॉब्लम है वो है मेथड ओवरलोडिंग का। अगर आप सी में एक ही नाम के दो अलग अलग मेथड बनाएं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोशिश की है, इस प्रोग्राम में एरिया नाम के दो अलग अलग मेथड है, नाम सेम है पर मेथड अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनका जो पैरामीटर है उनका डेटा टाइप अलग है। तो ऐसे में अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँ तो यहाँ पर एरर शो होगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं, डेटा हाइडिंग और डेटा बाइंडिंग और मेथड ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स सी लैंग्वेज में आती है, जो कि एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जो दो प्रॉब्लम्स हैं डेटा हाइडिंग और डेटा बाइंडिंग की, उनको सॉल्व करने के लिए फिर जावा में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है डेटा बाइंडिंग की। आपने वहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के लिए देखा था, जब हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो विजिबल होता है या एक्सेसफुल होता है हर फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर डेटा को बाइंड करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं वो है क्लास का कॉन्सेप्ट। तो आप जिस भी कोई भी ऐसे वेरिएबल्स और फंक्शंस जो कि आपस में रिलेटेड हों, उसको यहाँ पर आप बाइंड कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि मैं एक क्लास बनाता हूँ, तो बाइंड करने के लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ती है। क्लास बनाने का तरीका है क्लास कीवर्ड लिखना और कीवर्ड लिखने के बाद क्लास का नेम लिखना। तो मैं यहाँ पर क्लास का नेम सर्कल लिखता हूँ और क्लास के नेम में जो पहला अल्फ़ाबेट है, पहला लेटर है, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। ये जो प्रोग्राम है इसमें हम करना क्या चाहते हैं, हम एक सर्कल नाम का, हम जो सॉरी हम एक सर्कल है उसका एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। पर इस बार यहाँ पर डेटा और मेथड्स ग्लोबल होने की बजाय सर्कल नाम के एक क्लास के अंदर बाइंड होंगे। तो मैं यहाँ पर एक रेडियस जो होता है यहाँ पर हम फ्लोट टाइप का ले लेते हैं और इसके अंदर मैं मेथड डिफाइन करता हूँ, फ्लोट एरिया
अब यहाँ से हम फ्लोट रिटर्न कर रहे हैं, तो हम इसको टाइप कास्ट करेंगे फ्लोट में। यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न फ्लोट। और एक और मेथड बनाते हैं, इसमें हम लिखेंगे पैरामीटर, ये रिटर्न करेगा मैथ डॉट पाई रिप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पर फ्लोट टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है, 2.0 f मल्टीप्लाई बाय रेडियस, या फिर टाइप कास्ट करने की जरूरत है। कुछ एरर आ रहा है, वो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि डबल को फ्लोट नहीं कर सकते। एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू है वो डबल की होती है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में। अब हमारा प्रोग्राम जो है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर दो मेथड्स हैं सर्कल क्लास के, पेरीमीटर और एरिया, और उसका एक वेरिएबल है रेडियस। उन तीनों को एक साथ बाइंड कर दिए है क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट का। अब हमने इसको बाइंड तो कर दिया है, पर अगर हमें इसको एक्सेस भी करना है, तो अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ है ऑब्जेक्ट। यानी ये जो क्लास है ये आपके जावा फाइल में एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरह रहता है। यानी इसको जो मेमोरी है, रैम है, वहाँ पर इसको मेमोरी नहीं मिलती है, एलोकेशन नहीं मिलती है, जब तक कि आप उसका एक ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने से होता ये है, प्रोग्राम को पता चल जाता है कि आपने इस क्लास का, यानी जो सर्कल क्लास है, सर्कल क्लास के जो भी वेरिएबल्स और मेथड्स हैं उनको मेमोरी में जगह देना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का अर्थ वही है कि मेमोरी में आप उन्हें जगह देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले क्लास का नेम, जो कि यहाँ पर सर्कल है, फिर ऑब्जेक्ट का नेम। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का नेम भी मैं सर्कल ही दे देता हूँ। फिर ऑब्जेक्ट को एक्चुअल में क्रिएट करने के लिए आपको न्यू कीवर्ड, उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, पहले देख लेते हैं ये काम कैसे करेगा। अब ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है, तो इसको मेमोरी में जगह मिल जाएगी, मेमोरी में जगह मिल जाएगी। अब मेमोरी में चूंकि जगह मिल चुकी है, तो हम इसके जो भी वेरिएबल्स हैं और मेथड्स हैं उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्कल ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर डॉट ऑपरेटर लगाया। तो जब भी आप मेथड या फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आपको डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो उसके अंदर जो भी मेथड्स हैं और वेरिएबल्स हैं वो आपको दिखने लगेंगी, या आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे रेडियस दिख रहा है, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और इसको असाइन करता हूँ 7.0f। चूँकि ये फ्लोट टाइप का है इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ 7.0। अब मैं यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसका एरिया प्रिंट करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। अब मुझे इसका मेथड यूज़ करना है, तो वैसे ही यूज़ करूँगा जैसा हमने रेडियस के लिए यूज़ किया था। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर मेथड जो हम कॉल करना चाहते हैं उस मेथड का नाम लिखेंगे। तो ये हमने एरिया मेथड को यूज़ कर लिया। अब दूसरा तरीका है, यानी अब हम इसका पेरीमीटर भी निकालना चाहते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, सर्कल डॉट पेरी। ये हमने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट भी बनाया, उसमें जो भी वेरिएबल्स और मेथड्स हैं उनको डायरेक्टली यूज़ कर लिया।
तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यही है कि आप डेटा को बाइंड करके भी रखें क्लास की मदद से, और ऑब्जेक्ट्स की मदद से जो भी डेटा और फंक्शन जो आपने बाइंड करके रखे हैं उनको मेमोरी में जगह दें और फिर आप उसको यूज़ कर सकें। तो इसको हम लोग रन करा कर देखते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं उनको एक मेमोरी में एक जगह होती है जिसको हीप मेमोरी बोलते हैं, वहाँ पर इनको जगह मिलती है। तो यहाँ पर मैं इसको रन करा कर देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है एरिया और पेरीमीटर की, वो वैल्यू हमको यहाँ पर शो किया कर रहा है, यानी कि हमने अपना डेटा जो है, डेटा और मेथड्स उसको बाइंड भी कर लिया और उसको ऑब्जेक्ट्स की मदद से यूज़ भी कर लिया। अब दूसरी जो चीज़ है वो है डेटा हेडिंग। डेटा हेडिंग की जब हम बात करते हैं, डेटा या मेथड हेडिंग की, तो हमारा मतलब होता है, अब आप पूछेंगे कि किससे हाइड करना है, तो जनरली ये कहा जाता है कि यूज़र से हाइड करना है। पर यूज़र कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इस क्लास की बात करूँ, सर्कल क्लास की, तो इसका यूज़र कौन है? इसका यूज़र है ये क्लास, जो कि मेन क्लास है, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है। इसके अंदर एक मेन मेथड है जो इस क्लास को यूज़ कर रहा है। तो यूज़र यहाँ पर कौन हुआ? मेन क्लास। तो जब भी ये इसको यूज़ करे तो इस सर्कल क्लास के अंदर कौन से मेथड्स और वेरिएबल्स हैं जिसको हाइड करना ज़रूरी है, ये हमको यहाँ पर बताना पड़ता है। तो डेटा हेडिंग का वही मतलब है कि जब मेन क्लास इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करे तो उसका जो वेरिएबल और मेथड्स हैं उसको विजिबल नहीं होना चाहिए, या मेनली आप कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि यहाँ पर रेडियस, वो इसको डायरेक्टली विजिबल नहीं होना चाहिए। तो जो एक्सेस करने का तरीका है या डेटा को हाइड करने का तरीका है, उसके लिए इसमें जावा में यूज़ किया जाता है एक्सेस स्पेसिफायर्स का। एक्सेस स्पेसिफायर्स दूसरे क्लासेस को ये बताते हैं कि जो आपका क्लास का वेरिएबल है उसको विजिबल हो सकता है या नहीं। यानी कि अगर मैं रेडियस जो हमारा वैल्यू है उसके सामने किसी तरीके का एक्सेस स्पेसिफायर लगा दूं, तो इससे मेन मेथड को पता चल जाएगा कि वो सर्कल क्लास के जो रेडियस वेरिएबल है उसको देख सकता है या नहीं। देख सकता है का मतलब है यूज़ कर सकता है या नहीं। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। मिनट। एक्सेस स्पेसिफायर्स में 3 तरीके के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड, और तीसरा होता है पब्लिक। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं लिखते हैं, यानी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक में से कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट एक और कीवर्ड होता है उसका यूज़ करता है, जो कि खुद एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करता है। तो अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो हमको इसके सामने लिखना पड़ेगा प्राइवेट। प्राइवेट लिखने से क्या हो जाएगा, इसका पता सिर्फ सर्कल को ही रहेगा, और जब मेन मेथड इस सर्कल को यूज़ करने की कोशिश करेगा, मतलब रेडियस को यूज़ करने की कोशिश करेगा, तब वहाँ पर ये एरर शो करेगा कि ये विजिबल नहीं है। देखिए आप यहाँ पर मैसेज भी पढ़ सकते हैं, जो रेडियस फील्ड है वो मेन मेथड के लिए विजिबल नहीं है, जबकि हमने इसी सर्कल क्लास के अंदर जो मेथड्स बनाए हैं उनमें इसी रेडियस का यूज़ किया है। तो ये प्राइवेट हमने डिफाइन किया है किसके लिए? ये बताने के लिए कि सेम क्लास के अंदर तो विजिबल रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इजिली यूज़ कर रहा है यहाँ पर। लेकिन जो दूसरे क्लासेस हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए मेन, तो प्राइवेट लिखने से जो रेडियस वेरिएबल है वो मेन को एक्सेसिबल नहीं रहेगा या विजिबल नहीं रहेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर नहीं लिख सकते। अब मैंने चूंकि इसको हाइड कर दिया है, तो अब मुझे प्रॉब्लम होगी इसको एक्सेस करने की। तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूँ? इसके लिए हम एक और मेथड बनाएंगे जो कि हमें रेडियस की वैल्यू रिटर्न करके देगा, या फिर हम उस रेडियस की वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेडियस की वैल्यू सेट करने के लिए
एक मेथड लिखता हूँ, void set रेडियस। अब चूंकि रेडियस यहाँ पर फ्लोट टाइप का है तो यहाँ पर भी हम फ्लोट ही पैरामीटर पास करेंगे। इसको नाम दे देते हैं r, और यहाँ पर लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है या इस क्लास का जो रेडियस है वो किसके बराबर हो जाए, जो यहाँ पर हमने फ्लोट टाइप का r पास किया है उसके बराबर। तो इस तरीके से हम अपने रेडियस का वैल्यू को सेट कर सकते हैं। पिछली बार हमने क्या किया था, हमने कुछ ऐसा लिखा था, क्योंकि रेडियस जो था वो हाइड नहीं था और ये क्लास उस वेरिएबल को इजीली एक्सेस कर सकता था। लेकिन चूंकि अब हमने इसको हाइड कर दिया है, इसकी वजह से हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसको एक्सेस करने के लिए या सेट करने के लिए हमने यहाँ पर मेथड बना दिया सेट रेडियस का। अब हम उसको चेंज करना चाहें या सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर उस मेथड को कॉल करूँगा जो कि है सेट रेडियस। ये देखिए मेथड भी यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर मैं पास कर दूंगा 7.0f। तो ये इससे क्या हो गया, हम जो मेन क्लास है उसको ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर रेडियस नाम का कोई वेरिएबल है। लेकिन अगर वो रेडियस को सेट करना चाहता है तो उस रेडियस को इजीली इस मेथड के थ्रू सेट कर सकता है, लेकिन उसको डायरेक्टली सेट नहीं कर सकता। तो इसको हम लोग दोबारा रन करा के देखते हैं। ये देखिए अभी वही आउटपुट आ रहा है, यानी हमारा जो प्रोग्राम था डेटा हेडिंग के लिए जो हमने बनाया वो सही है। अब हम कंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन किए हैं अपने क्लास के अंदर, तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि उस वेरिएबल को किसी वैल्यू के साथ असाइन कर दे। यानी कि जब भी सर्कल क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें रेडियस तो रहेगा ही, लेकिन जब वो बन रहा है तो उसमें हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यू भी रहे। तो जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो उसी वैल्यू को असाइन करने के काम आता है। कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू आप असाइन करेंगे वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर में भी अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं। यहाँ पे जो आप कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी वेरिएबल है आपके क्लास में जो कि यहाँ पर रेडियस है, वो उसके डेटा टाइप के हिसाब से जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, यहाँ पर इसका डेटा टाइप है फ्लोट, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0.0 उसके साथ इसको असाइन कर देगा। यानी अगर आप यहाँ पर रेडियस की वैल्यू प्रिंट करेंगे या चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर 0.0f लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक और मेथड लिखता हूँ, void get, सॉरी void नहीं होगा, यह होगा float get radius। यहाँ पर लिखता हूँ मैं रिटर्न रेडियस। अब हम यहाँ पर रेडियस का जो system.out.println, अब हम यहाँ पर सर्कल का जो रेडियस है वो हम प्रिंट करके देखते हैं। अभी मैंने रेडियस को असाइन नहीं किया है, जो भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू गई है रेडियस की उसी को ये यूज़ करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो हमको 0.0f या 0.00 ये प्रिंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फ्लोट की यानी रेडियस की, वो यहाँ पर प्रिंट कर दी गई है। तो कंस्ट्रक्टर में क्या है, हम बार बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देना चाहते। अब हम चाहते क्या हैं कि जब भी हम नया ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसका एक जो सर्कल है
सॉरी, उसका जो रेडियस है वो पहले से ही डिफाइन कर दिया गया हो। यानी जब भी सर्कल बने तो जो भी हम रेडियस पास करें उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, वो उस वो उस रेडियस की वैल्यू के साथ ऑब्जेक्ट बने। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लास का नेम लिखना है। इस तरीके से आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इसका जो डेटा टाइप है रेडियस का, उसके हिसाब से उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हम दें, यानी जो नंबर हम देंगे उस हिसाब से जो सर्कल का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा, और उसकी जो रेडियस की वैल्यू होगी वो होगी जो हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा फ्लोट r, और हम कहेंगे कि रेडियस इक्वल्स टू r। तो जब भी इस कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे और इसके अंदर जो भी नंबर हम पास करेंगे वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को बनाएगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस नाम का वेरिएबल है उसको वो वैल्यू दे देगा जो हमने पास किया है। तो इसको हम कॉल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं फ्लोट यानी रेडियस की वैल्यू पास कर देता हूँ 7.0f। तो अब जो भी वेरिएबल यहाँ पर बना है, जो भी ऑब्जेक्ट बना है सर्कल क्लास का, उसका जो रेडियस है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अगर हम प्रिंट करके देखेंगे तो हमको ये जो नीचे की दो वैल्यूज हैं ये प्रिंट होगी। ये देखिए, तो ये कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया। और जो अगली चीज है वो है मेथड ओवरलोडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले हम एक नया क्लास बनाएंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का। तो क्लास का नेम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स टाइप का जो क्लास होगा उसमें दो चीज़ें होंगी। पहला होगा प्राइवेट टाइप का इंटीजर पार्ट जो कि रियल को शो करता है। कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है एक इमेजिनरी। हम उसको दो अलग अलग पार्ट से यहाँ पर शो करेंगे जो कि इंटीजर डेटा टाइप का होगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो इंटीजर होता है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर एक और, इसको हम नाम देंगे इमेज या इमेजिनरी, शॉर्ट में IMG। तो अब हम मेथड ओवरलोडिंग की मदद से कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो इसके लिए मैं लिखूँगा क्लास का नेम, और इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो इसका पैरामीटर वाली जो जगह होती है उसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं होती। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा रियल इक्वल्स टू 0, IMG इक्वल्स टू 0। तो ये क्या करेगा, जब भी मैं इस कंस्ट्रक्टर की मदद से कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका जो रियल पार्ट होगा, यानी रियल जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर देगा 0 से, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इनिशियलाइज कर देगा 0 से। और दूसरे टाइप का जो कंस्ट्रक्टर मैं चाहता हूँ वो इस तरीके का होगा कि मैं उसमें रियल और इमेजिनरी की वैल्यूज दूं,
और जब वो ऑब्जेक्ट बने तो उस ऑब्जेक्ट की जो रियल और इमेजिनरी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होगी वो होगी जो मैं उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रोवाइड करूँगा। तो मैं यहाँ पर दूसरा कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ। हम यहाँ पर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं मेथड या मेथड ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की मदद से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट रियल के लिए r और इंट इमेजिनरी के लिए i, और यहाँ पर लिखेंगे रियल इक्वल्स टू r और इमेजिनरी इक्वल्स टू i। इसके बाद हम एक मेथड बनाएंगे जो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ void, अब मैं चाहता हूँ कि मेथड सारे क्लासेस को विजिबल हो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक void ऐड, और यहाँ पर मैं पास करूँगा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर। तो ये मेथड करेगा क्या, जो भी ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा और इसमें जो भी नंबर पास होगा वो ऑब्जेक्ट और ये जो नंबर है वो दोनों ऐड हो करके वापस उसी ऑब्जेक्ट के रियल और इमेजिनरी पार्ट में स्टोर हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, रियल इक्वल्स टू रियल प्लस, यानी ये जो रियल है पार्ट है वो इस मेथड को कॉल करने वाले ऑब्जेक्ट का पार्ट है, और जबकि ये नंबर डॉट रियल, यानी इस नंबर के रियल पार्ट को ऐड करने के लिए हम नंबर डॉट रियल लिखेंगे। वैसे ही इमेजिनरी को ऐड करने के लिए img प्लस नंबर डॉट img। इस तरीके से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसमें हमने ऐड कर दिया किसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को, जो यहाँ से हमने पास किया है। और एक दूसरा मेथड इसी नाम से बनाएंगे पर इसमें पैरामीटर्स अलग रहेंगे। पब्लिक, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लूँगा और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टोर करूँगा। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमको यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, तो वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने कॉम्प्लेक्स लिख दिया। उसके बाद मेथड का नेम ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर 1। यहाँ पर देखिए, अगर आप एक ही पैरामीटर देंगे तो ये कहेगा कि ये एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि जब आप मेथड ओवरलोडिंग करते हैं तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, जो यहाँ पे पैरामीटर की आपकी जो लिस्ट है वो अलग अलग होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि पैरामीटर के जो लिस्ट है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरामीटर की जो लिस्ट है, लेंथ है, वो 1 है, ठीक। और दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि अगर लेंथ सेम है, पैरामीटर लिस्ट की जो लेंथ है अगर सेम है तो उसका जो डेटा टाइप है वो अलग होना चाहिए। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ना तो लेंथ डिफर करता है, नहीं जो इसका डेटा टाइप है वो अलग है, तो इसलिए यहाँ पर हमको एरर शो कर रहा है। इसलिए देखिए आपको यहाँ पर मैसेज भी शो कर रहा है कि आपने डुप्लीकेट मेथड बनाए हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग के समय ये जो दो कंडीशन अभी मैंने बताई है उसका आपका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं एक और पैरामीटर लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं शो करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये कह रहा है कि रिटर्न, हमें कुछ रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या रिटर्न करना है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसको रिटर्न कर देता हूँ।
ये हुआ। अब हम इसको ऐड करना है, तो होगा क्या, ये जो num1 ऑब्जेक्ट है और num2 ऑब्जेक्ट है, इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उन दोनों को ऐड करके ये जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया है सी, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हमको स्टोर करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सी का रियल पार्ट बराबर होगा किसका, नंबर 1 के रियल पार्ट प्लस नंबर 2 के रियल पार्ट जितना। इसी तरीके से सी का जो इमेजिनरी पार्ट है वो होगा नंबर 1 के इमेजिनरी प्लस नंबर 2 के इमेजिनरी पार्ट के प्लस जितना। तो ये हो गया है। अब हम इसको रन कर देखते हैं। तो पहले यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक नहीं 2-3 बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स C1 इक्वल्स टू न्यू कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के, और इन तीनों के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाते समय एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है। वो कंस्ट्रक्टर ये वाला है। तो एक और मेथड हम लोग यहाँ बनाएंगे जो हमें इस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके दिखाएगा। इसके लिए हम लोग लिखते हैं प्रिंट पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पर प्रिंट लाइन, यहाँ पर प्रिंट होगा जो रियल पार्ट है वो, उसके साथ एक प्लस का चिन्ह, और फिर इमेजिनरी पार्ट के साथ एक सिंबल लगता है आई का, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कुछ ऐसा प्रिंट करेगा। यानी अगर यहाँ पर रियल जो वैल्यू है अगर 3 है तो ये रिप्लेस हो जाएगा 3 के साथ, और इमेजिनरी की वैल्यू अगर 4 है तो हो जाएगी रिप्लेस 4 के साथ। और ये कुछ ऐसा हमें प्रिंट में हुआ मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो पहला कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, पहला ऑब्जेक्ट जो बनाया है, वो डिस्प्ले क्या करेगा 2 + 3i, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्ले करेगा 2 + 1i या सिंपली i, और तीसरा जो वेरिएबल है वो हमें प्रिंट करके देगा डिस्प्ले पर 1 + 2i। तो हम इसको ऐड करके देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो C1 है उसमें ऐड करेंगे C2 को, और ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस स्टोर किस में हो जाएगा, C1 में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ C1 डॉट ऐड C2। यहाँ पर जो मैंने मेथड कॉल किया है वो है ये वाला, और एक और मेथड मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ C1 डॉट ऐड C2, C3। और जो दूसरा मेथड मैंने कॉल किया है वो क्या है, वो है ये वाला मेथड। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जब दोनों मेथड का नाम एक जैसे ही है तो कंपाइलर कैसे डिसाइड करता है कि उसे कौन सा मेथड कॉल करना है। तो कंपाइलर जो पैरामीटर लिस्ट है या आर्गुमेंट की जो लिस्ट है उसका लेंथ और डेटा टाइप चेक करके वो डिसाइड करता है कि उसे कौन सा मेथड को यूज़ करना है।
तो इस तरीके का जो तरीका है मेथड्स को किसी ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करने का, इस तरीके की जो बाइंडिंग है इसको कहते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग इसलिए क्योंकि हम प्रोग्राम को रन करने से पहले ही मेथड्स को उस ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर सकते हैं, इसलिए अर्ली बाइंडिंग है। तो अब हम इसको, पहला जो मेथड है वो तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरा मेथड है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न करेगा। तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं किसी दूसरे नंबर में। अब हम यहाँ पर डिस्प्ले कराकर देखना चाहते हैं। तो मैं C1 का जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो मैं इसका जो मेथड है डिस्प्ले नाम का उसको कॉल करूँगा। इसी प्रकार से मुझे यहाँ पर ऐड होने के बाद C1 की वैल्यू मिल गई है, तो मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर नंबर की जो वैल्यू है वो मिल गई है, तो मैं इस नंबर को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कॉल करूँगा डिस्प्ले को। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा। मैंने यहाँ पर C1 मेथड को कॉल किया है, C1 ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड मेथड को कॉल किया है और पास किया है पैरामीटर C2। तो यहाँ से वैल्यू जाएगी, C1 की वैल्यू क्या है 2 + 3i है, ठीक, और C2 की वैल्यू है 2 + 1i। इस चीज़ को याद रखिएगा। और हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब होगा क्या, जो भी हमने नंबर पास किया है जो कि C2 होगा, उसके जो भी रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो C1 के रियल और इमेजिनरी के साथ जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐड होने के बाद C1 का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 4 + 3 + 1 4i। यानी ये जो 2 है C1 का और ये जो 2 है C2 का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे एक साथ और ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर जो i के साथ जो वेरिएबल है, i के साथ जो नंबर है इमेजिनरी पार्ट का, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 1। तो C2 का 1 और C1 का 3 ऐड होकर C1 में स्टोर हो जाएगा, तो 3 + 1 4। इसलिए आप अगर डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर 4 + 4i यहाँ पर शो होगा। और जो दूसरा मेथड हमने यहाँ पर यूज़ किया है उसकी बात करें तो C2 और C3 को हमने पास करके ऐड किया है और एक तीसरे टाइप के ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर कर लिया है जो कि है नंबर टाइप का। तो यहाँ पर भी होगा क्या कि C2 का जो रियल पार्ट है वो ऐड हो जाएगा C3 के रियल पार्ट के साथ, यानी 2 + 1 3, और यहाँ पर हमको मिलेगा 3 प्लस, और यहाँ पर है C2 का 1, यानी इमेजिनरी पार्ट में C2 का 1 और C3 का 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3। तो आउटपुट में हमको डिस्प्ले कराने पर 3 + 3i मिलेगा। इसको हम रन करा कर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको पहले आउटपुट के लिए मिला है 4 + 4i यहाँ पर C1 के लिए, और जब हमने नंबर का डिस्प्ले चेक किया तो उसमें हमको मिला 3 + 3i, यानी जो हमने कैलकुलेशन मेथड्स लिखे हैं वो सारे सही से काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने मेथड ओवरलोडिंग में दोनों चीज़ें देख ली, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, और अर्ली बाइंडिंग क्या है ये भी समझ लिया। तो जो भी कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग और डेटा बाइंडिंग और डेटा हेडिंग का, ये हमने पूरा आज कवर कर लिया है। अगले किसी वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो भी वेरिएबल्स हम यहाँ पर बनाते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट के लिए, यानी इंटीजर रियल और इंटीजर जो इमेजिनरी पार्ट हमने यहाँ पर बनाया है कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए, वो क्या है, जब तक
आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। पर कुछ डेटा मेंबर्स या कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हमको यूज़ करना पड़ सकता है बिना ऑब्जेक्ट के। तो उस तरीके के जो डेटा मेंबर्स होते हैं यानी वेरिएबल्स होते हैं, उनको बनाने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। वो कीवर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक लिखने से कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट का ना हो करके उस क्लास का वेरिएबल है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ काउंट। तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाया है काउंट नाम का, वो अब इस क्लास के साथ क्लास का वेरिएबल हो गया है, ना कि ऑब्जेक्ट का। तो अब क्लास चूंकि एक ही होता है, तो ये जो काउंट वेरिएबल है वो भी पूरे प्रोग्राम के थ्रू केवल एक ही रहेगा। यानी आप चाहे जितना ऑब्जेक्ट बना लें, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए काउंट जो वेरिएबल है वो अलग नहीं होगा, वो एक ही होगा। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स का काउंट रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गई, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। इससे क्या होगा, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। और एक मेथड यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ काउंट को चेक करने के लिए। और यहाँ पर हमें मेथड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं सारे मेथड्स हटा देता हूँ अभी। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टैटिक वेरिएबल यूज़ कैसे होता है। तो हमने जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल थे, यानी जो वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट के लिए बनाए गए थे, उसको यूज़ करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। पर चूंकि अब स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके हमने काउंट को क्या किया है, इसको बाइंड कर दिया है कॉम्प्लेक्स क्लास के साथ। तो क्लास का वेरिएबल बनने के कारण हम उसको कॉल भी अलग तरीके से करेंगे। अब हमको यहाँ पर क्लास का नेम लिखना है, फिर डॉट ऑपरेटर लगाकर जिस वेरिएबल को हम यूज़ करना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, एक मिनट, यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसको काउंट जो है उसको प्रिंट करूँ तो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। यहाँ पर देखिए 1 क्रिएट कर रहा है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था इसको कमेंट से हटा देता हूँ। तो अब कितने ऑब्जेक्ट बन गए, 2। और इसको भी हटा देता हूँ तो अब कितने ऑब्जेक्ट बन गए, 3। तो अगर मैं सबसे लास्ट में इसी को दोबारा से लिख दूँ, यानी काउंट की जो वैल्यू है उसको हम दोबारा चेक करें, तो यहाँ पर पहले 1 प्रिंट होगा यहाँ पर, और फिर 3 प्रिंट होगा यहाँ पर। इसको रन करते हैं। ये देखिए पहले 1 प्रिंट हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट बना है। और यहाँ पर 3 प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं टोटल। तो इस तरीके से आप स्टैटिक का यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक की स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है किसी वेरिएबल को क्लास के साथ बाइंड करने के लिए। और जब उसको क्लास के साथ बाइंड करते हैं तो उसको यूज़ करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया था, यानी वो वेरिएबल्स जो क्लास के साथ बाइंड नहीं थे उनको यूज़ करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और जबकि जो क्लास के साथ बाइंड है वेरिएबल्स उनको यूज़ करने के लिए हमको बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही डायरेक्टली क्लास का नेम लिख के यूज़ कर सकते हैं।